बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से जो है वो 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे। बुनियादी अकायद जो हैं वो अब डेफिनेटली जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसका जो आर्किटेक्चर जो है वही रिक्वायर होता है। किसी भी टॉपिक के अंदर आर्किटेक्चर, लॉजिक या स्ट्रक्चर या बेस जो है वही मेन होता है। तो अब इसी तरीके से हम मुसलमान हैं तो हमारा जो इस्लाम जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, और वो जो आर्किटेक्चर जो बेस है किन मेन बातों पे बेस करता है, तो वो हम उस पर हमें तवज्जो करनी होती है। वो करेंगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर जो है वो सलामत रहेगा। तो हमारे जो बुनियादी अकायद हैं उसमें जो 5 जो हैं वही हमारे बुनियादी अकायद जो इस्लाम के कहे जाते हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो अब आप ये देख लें कि आपके टाइम स्पैन के हवाले से ज़िंदगी के कितनी उम्र आपकी है, कितनी आप ये ज़िंदगी गुजार ली है, कैसे आप गुजार रहे हैं, क्या टाइम स्पैन है, उसके हवाले से देखें कि जो इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं वो अच्छे तरीके से और इखलास के साथ, तवज्जो के साथ, फीलिंग के साथ आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब उसमें ये देख लें कि अगर आप अपने स्टूडेंट के हवाले से बात करें तो उसके बुनियादी अकायद जो है अभी आप पर जो अप्लाई हो रहे होंगे वो क्या है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ठीक है, ज़कात और फिर हज जो है वो जो उसके जब रूल्स पूरे होते हैं फिर उसको वो अप्लाई होता है। तो अभी हो सकता है कि आप पे वो चीज़ ये ज़कात और हज जो है वो अप्लाई ना होता हो, तो जिन पे है तो डेफिनेटली वो उसकी चीज़ें पूरी करनी है। अब जिस तरीके से हम क्लासेस पढ़ते हैं, छोटी क्लास होती है, बड़ी क्लास होती है, अब आप इंटर में आ चुके हुए हैं तो ये ग्रेजुअल हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इस्लाम के जो बुनियादी अकायद जो हैं वो भी तो इस तरह तरतीब में ही चल रहे हैं ना। तो अब वो तरतीब में हमें ये सारी चीज़ें हम पूरी करते रहेंगे तो अल्लाह के करम से जो है वो बेटर हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के फ़ेज़ में आ जाएंगे। तो ये आप इसको पूरा करें। तो और दूसरा जो है बाकी जो इल्म आपको मिले और आप इल्म जब मिले और वो अगर कोई चीज़ आप पे अप्लाई नहीं भी हो रही लेकिन आप अपना यकीन जो है वो उस कंसेप्ट पे तो पूरा करें ना। कि यानी अगर आप ये हज और ज़कात अगर अप्लाई नहीं हो रहा लेकिन आप जो है उस पर यकीन तो अपना पूरा करें कि इंशाअल्लाह ताला जब होगा, मेरे पे अप्लाई होगा तो लाजमी मैंने करना ही करना है। आप ये तो कर सकते हैं ना। और जो चीज़ें जो है आपको रिक्वायर हैं वो आप इसको पूरा करने की कोशिश करें। यानी ये कलमा, नमाज, रोज़ा ये आप पर अप्लाई होता है तो अप्लाई करें। और जो हज और ज़कात इसका यकीन अगर आप पे अप्लाई नहीं हो रहा तो इसका यकीन पुख्ता कर लें तो अल्लाह का करम होगा, इंशाअल्लाह ताला इसको हम करेंगे। तो इसी तरीके से अब ये चैप्टर 3 के अंदर जो फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन और इसके अंदर फिर हम जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट यही देख लें कि क्या हमने प्रॉपर पहले उसका आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, मॉडल्स, डेटाबेस मॉडल नहीं पढ़े, उसके बाद इन मॉडल्स को, आर्किटेक्चर को फॉलो करके ही हम देखें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब ये अल्लाह ताला ने कहा है इसके मुताबिक आप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छे हम मुसलमान जो है वो कुरान पाक में कितनी दफ़ा लिखा हुआ है पढ़ कि जी क्या ए ईमान वालों का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला जो है जिसका ईमान है उससे मुकातिब है ना। तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन का टॉपिक जो है वो हम करते हैं और यहाँ से हमारा चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट ये लास्ट हमारा टॉपिक रह गया चैप्टर 3 का इम्प्लीमेंटेशन। अब ये देखें, मैं दोबारा रिवाइज़ कर दूँ इस चैप्टर 3 का। ये डेटाबेस डिज़ाइन का चैप्टर था। उसके अंदर जो हमने जो आखिरी 1-2 जो फेज़ हमने स्टेप्स पढ़े वो था लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन करने के बाद फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का होता है स्टेप। उसके बाद जब डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम डिफरेंट मेथड्स, टूल के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। और डिज़ाइनिंग में भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि डिज़ाइन एंड पे अगर कोई एरर्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है ना, अब यूज़र जो है वो एक लोकेशन का यूज़र जो है अगर कोई प्रॉब्लम होता है सिस्टम में तो फिर एक लोकेशन का यूज़र इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यूज़र जो है एक लोकेशन से नहीं, अब तो पूरी दुनिया से डाटा को एक्सेस किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है वो तो अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया हुआ है। अगर
प्रॉब्लम आया तो फिर एक लोकेशन के यूज़र अफेक्ट नहीं होंगे, पूरी दुनिया के यूज़र जो हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे। ये अगर हम ये क्राइसिस की बात करें कोरोना, या तो इस तरह हो कि वो जो पर्सनस जो हैं वो फिज़िकली एक जगह से दूसरी जगह जाएं ही ना, तो डेफिनेटली अगर ये वायरस है तो ये फैलेगा नहीं, क्योंकि ये वायरस जो है ये इसके लिए जो कैरियर जो है, पर्सन जो हैं जो कैरी करते हैं, फिर वो एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, तो फिर वो वायरस एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र होता है। तो अब देखेंगे, पहले था कि ट्रैवलिंग अगर कम थी, अब तो ट्रैवलिंग मेथड इतने ज़्यादा हैं और इतने फास्ट मेथड्स हैं ट्रैवलिंग के कि आप एक ही दिन में, आप कुछ ही अरसे में, कुछ ही टाइम में पूरी दुनिया का आप चक्कर लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर की बात की जाए कि डाटा जो है वो किसी एक ख़ास फिज़िकल लोकेशन के यूज़र एक्सेस नहीं कर रहे होते, बल्कि अगर आप बड़े सिस्टम की बात करें तो पूरी दुनिया से यूज़र एक्सेस कर रहे होते हैं। तो अब जो है अगर इनके इसको प्रॉब्लम आता है तो फिर एक ख़ास लोकेशन के यूज़र तो अफेक्ट नहीं ना होंगे, पूरी दुनिया के यूज़र जो हैं वो ये अफेक्ट हो जाएंगे। तो अब इसके लिए जो है फिर अगर डिज़ाइन बेटर है और उसमें डिज़ाइन एंड पे अगर कोई प्रॉब्लम्स जो थे, अगर डिज़ाइन एंड पे हम सॉल्व कर देते हैं, जब उसको अप्लाई करेंगे जो बेटर डिज़ाइन है, तो अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ताला उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर होगी। लेकिन फिर जो है अब लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन और फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जो है जो हमारा जो अगला स्टेप आता है वो इम्प्लीमेंटेशन। इन डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन फेज़ द बिल्डर और द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्मली रिक्वायर्स ए सर्वर कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर वो सेटअप चाहिए जिसके अंदर वो जो डिज़ाइन डेटाबेस को किया था उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ताकि यूज़र जो है उसको यूज़ करे, डाटा इनपुट करे, डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसको आंसर रिक्वायर मिल जाए। उसके लिए जो है बिल्डर को या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को एक सर्वर या पूरा एक सेटअप जो है वो रिक्वायर है, और वो जो मेन कंप्यूटर है विच विल बी लिंक विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर यूज़र हु वुड वांट टू शेयर एंड इंटरेक्ट विद द सर्वर डेटाबेस। ठीक है, फॉर दिस पर्पस द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर माइट नीड द सर्विसेज ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसके लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो नेटवर्क की डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की वर्किंग, और इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कम्युनिकेशन मीडिया जो यूज़ किया जा रहा है या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में यूज़ किया जा रहा है, उसको मैनेज करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी टू कनेक्ट द यूज़र विद दिस सर्वर, ताकि यूज़र जो है वो सर्वर से कनेक्ट होंगे फिज़िकली, तो फिर डाटा जो सर्वर्स पे, एक सर्वर पे, एक से ज़्यादा सर्वर्स पे पड़ा हुआ है, मौजूद है, उसको एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन अब ये है कि पहले वो ज़ाहिर है कंप्यूटर की एक्सेस होगी तो कंप्यूटर के अंदर जो डेटाबेस डाटा मौजूद है उसको एक्सेस कर सकेंगे ना। द यूज़र आर नॉर्मली गिवन द ऑथराइजेशन या परमिशन राइट्स डिफाइंड बाय देयर रेस्पेक्टिव मैनेजर सो डैट दे कैन परफॉर्म द ऑथराइज टास्क वाइल यूजिंग डेटाबेस फैसिलिटी। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। हमारे पास ये 2 पैराग्राफ ये काफ़ी। अब आगे ये एग्जाम्पल की वो कुछ बात कर रहे हैं, ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ही होगा। ठीक है, अब बाकी अगर देखा जाए फर्स्ट ईयर में हमने इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन के मेथड्स भी देखे थे। इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट द डेटाबेस सर्वर्स एंड यूजर्स माइट बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट, क्योंकि हम बात करेंगे अगर हम अगर दुनिया की बात करते हैं तो यूज़र जो एक ख़ास फिज़िकल लोकेशन पे मौजूद नहीं है, पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर अब क्या होगा, यूज़र जो है वो मे बी वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर माइल्स जो है एक दूसरे से उनका डिस्टेंस हो, सर्वर से उनका डिस्टेंस हो। सो अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द डेजिग्नेटेड टास्क। इसके लिए डेफिनेटली हमारे पास कॉस्टली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड जो हैं हम वो रिक्वायर करते हैं, हमारी वो रिक्वायरमेंट होती है, उसके हवाले से फिर बड़ा सेटअप है तो उसके लिए एक्सपेंस जो है वो भी ज़्यादा ही चाहिए होता है। अब नादरा और क्रिक इन्फो और सम टिपिकल एग्जांपल, और इसमें क्रिक इन्फो के वाले से अगर बात करते हैं तो इसके कुछ स्पेलिंग का हो सकता है कि ये के शायद उसमें नहीं होता। आप ये वेबसाइट है, आप इसको देख भी सकते हैं, और मे बी आपको स्टूडेंट्स को ये इन सारी इस वेबसाइट का ऑलरेडी पहले से पता हो। अब इसको अगर और ज़रा मज़ीद इसको परफेक्ट कर लेते हैं, अब ये इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अगर हम ये बात करेंगे तो ये इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस
द आउटपुट ऑफ द डेटाबेस डिज़ाइन फेज इज अ सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो आउटपुट होगी वो डिफरेंट डेफिनेटली जो भी एनवायरनमेंट के हवाले टूल के हवाले से जो आपने स्टेप्स कमांड्स लिखे होंगे उसके कम्बिनेशन को कहते हैं। इसकी आउटपुट क्या होगी, इज़ अ सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिटेलिंग द क्रिएशन ऑफ टेबल के टेबल वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली ये टूल की मदद से कैसे टेबल को क्रिएट किया जाएगा, कैसे उसके अंदर एट्रीब्यूट्स जो हैं वो शामिल किए जाएंगे, कॉलम शामिल किए जाएंगे, क्या उसका एनवायरनमेंट डोमेन होगी, फिर क्या व्यूज़ हैं जो हमें क्रिएट करने होंगे अकॉर्डिंग टू दी डिज़ाइन, और वो जो डिज़ाइन जो है वो अकॉर्डिंग टू दी यूज़र रिक्वायरमेंट्स। इंडेक्सेस का मेथड क्या होगा, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होंगी, स्टोरेज एंड परफॉर्मेंस गाइडलाइंस क्या होंगी, जो भी डिज़ाइनिंग एंड पे हमने यूज़र से डिफरेंट रिस्पॉन्स गेट करके जिसको डिज़ाइन किया था उसके हवाले से भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इन दिस फेज यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट ऑल दीज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। इट इंक्लूड्स क्या हो सकते हैं, DBMS जो हमारे पास जो है इसको इंस्टॉल करना, डिफरेंट DBMS जो अवेलेबल हैं दुनिया में। हमारे सिलेबस में सेकेंड ईयर के हवाले से DBMS जो हमने करना है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसको यूज़ करते हुए सेकेंड ईयर के हवाले से जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इंस्टॉल करना उसको। दिस स्टेप इज़ रिक्वायर्ड ओनली व्हेन अ न्यू डेडिकेटेड इंस्टेंस और रिक्वेस्ट ऑफ द DBMS। जब हमें अगर हमने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के DBMS रिक्वायर है तो फिर हमें DBMS को इंस्टॉल करना है। द DBMS में बी इंस्टॉल्ड इन न्यू सर्वर और इन में बी इंस्टॉल्ड ऑन एग्जिस्टिंग सर्वर्स। अब ये सॉफ्टवेयर ही है जो सर्वर्स मौजूद हैं उसमें इंस्टॉल किया जा सकता है, या इसके लिए आपको सेपरेट जो सर्वर्स जो हैं जो DBMS से रिलेटेड ही होते हैं बेटर, वो हमें सर्वर्स परचेज़ करने पड़ेंगे, उसके अंदर DBMS इंस्टॉल करेंगे। इट में ऑल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर हमें चाहिए इफ़ द डेटाबेस इज़ टू बी एक्सेस एंड मल्टीपल लोकेशन। आपको नेटवर्क हार्डवेयर मेथड, नेटवर्क जो है मेथड्स या हार्डवेयर रिक्वायर हैं अगर आप डाटा को एक से ज़्यादा जगहों से एक्सेस करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली अब डाटा को एक जगह नहीं एक से ज़्यादा जगहों से ही एक्सेस किया जाता है। वन करंट ट्रेंड इज़ कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन क्या है जी, इज़ ए टेक्निक दैट क्रिएट्स लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अंडरलाइंग फिजिकल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। ये भी एक टॉपिक है कि जिसमें हम उसको लॉजिकली ही लिंक हो जाते हैं विदाउट एनी कंसर्न कि वो डाटा जो है फिज़िकली किधर पड़ा हुआ है। ये DBMS जो है ये आपको जो है ये एक वर्चुअलाइजेशन का भी एक प्रोसेस जो है वो फीचर प्रोवाइड कर देती है। क्या आप क्या रिक्वायर करते हैं, आप सिर्फ चाहते हैं कि डाटा इनपुट करें, डाटा को आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से प्रोसेस किया जाए और रिक्वायर आपको आंसर मिल जाए। आपका इसके साथ क्या यूज़र का इसके साथ कंसर्न है, या जो भी अगर हम करें कि जो DBMS को ऑपरेट कर रहा है या जो पर्सन ही होगा ना जो उसको ऑपरेट करेगा उसको भी तो फिज़िकली क्या रिक्वायर है कि डाटा जो है फिज़िकली असल में कौन से कंप्यूटर में, कौन सी हार्ड डिस्क पे, कौन सी पार्टीशन में कहाँ पे पड़ा है उसको तो सिर्फ ये है कि डाटा इनपुट किया जाए और जो भी प्रोसेसिंग मेथड्स हैं जो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं उसको यूज़ करते हुए हमें डाटा मिल जाए। हमें कंसर्न तो नहीं, क्योंकि जब जो कॉस्टली DBMS हैं जब वो अपने फीचर्स प्रोवाइड करती हैं तो उसके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अवेल करती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करती हैं कि आप जब इतना ज़्यादा अगर कॉस्ट पे कर रहे हैं तो अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि डाटा जब आपको रिक्वायर हो फार्मूले के अकॉर्डिंगली तो डाटा आप प्रोवाइड कर दिया जाए। आपका इससे कंसर्न तो नहीं है कि डाटा फिज़िकली स्टोर कहाँ किया जा रहा है। तो बड़ी जो DBMS हैं वो ये हमारे पास ये वर्चुअलाइजेशन का मेथड फीचर भी प्रोवाइड करती हैं कि जिसमें आप जो यूज़र जो है उसको जनरली जो हम डेफिनेटली हम एडमिनिस्ट्रेटर एंड पे बात कर रहे हैं, जो टेक्निकल पर्सनस हैं वो भी उनका भी एक्सेस जो है फिज़िकल नहीं हो रही होती, वो लॉजिकली जो है डिफरेंट आप कह सकते हैं नाम है, डिफरेंट मेथड उसके ज़रिए वो डाटा एक्सेस कर रहे हैं। तो फिज़िकली उनको भी नहीं पता होता कि डाटा वो अगर करते भी हैं कि डाटा उसने ये पता चल गया कि सर्वर किधर, लेकिन सर्वर के अंदर जिस तरह आपको पता है कि फ़ोल्डर्स वगैरह होते हैं इस तरीके से आपको फ़ोल्डर नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन डाटा अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी DBMS की डाटा उसके अंदर पड़ा होता है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये वो एक फ़ीचर आपको प्रोवाइड कर रही, तो हमारा जो है उसके साथ कंसर्न कई दफ़ा नहीं होता है, हमें तो डाटा चाहिए बस। ठीक है, तो ये एक एडवांस हमारे पास टॉपिक है जो आगे आप देख लेंगे, वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये डेफिनेटली ये दोनों ही मिलकर काम करेंगे, और भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं जो मिलकर काम करते हैं। टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम सक्सेसफुली द यूज़र्स आर प्रोवाइडेड विद ऑथराइजेशन
डिफरेंट हमारे पास जो लॉगिन्स हैं, डिफरेंट प्रिविलेजेस हैं, राइट्स हैं, उस राइट्स के अकॉर्डिंगली यूज़र के ग्रुप्स हैं, रोल्स हैं, जिसके ज़रिए वो डाटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूज़र स्पेसिफिक राइट्स को अवेल करते हुए डाटा को एक्सेस करता है। जिस तरीके से अगर आप बात कर लें, स्टूडेंट्स अगर एक्सेस कर रहे हैं सिस्टम को तो अपने राइट्स के अकॉर्डिंगली एक्सेस कर रहे हैं, बट टीचर्स अपने राइट्स के अकॉर्डिंगली एक्सेस कर रहे हैं। क्लास इंचार्जेस, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टॉप मैनेजमेंट जो है अपने राइट्स के अकॉर्डिंगली डाटा को एक्सेस कर रही होती है। उसके लिए जो है एक्सेस मेथड्स और फिर डिफरेंट ऑथराइजेशन मेथड, डिफरेंट सिक्योरिटी जो फीचर्स जो हैं वो अप्लाई किए जा रहे होते हैं। द ऑथराइजेशंस एंड परमिशन enables the user to perform authorized tasks using database facility। ठीक है, डेटाबेस सर्वर्स एंड यूज़र में बी थाउजेंड ऑफ किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम डेटाबेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करते हैं, तो यूज़र जो है वो मे बी थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर एनवायरनमेंट। मैंने एक्सपेंसिव टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ये सेटअप यूज़ कर रही होती हैं, आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दी रिक्वायर्ड। अब ये नादरा और क्रिक इन्फो यहाँ पे के वर्ड ख़त्म कर दिया, अगर टेक्स्ट बुक में था तो नॉर्मली आप साइट को एक्सेस करते भी हैं तो CRIC नहीं है, INFO क्रिक इन्फो, नॉर्मली आपको इसका पता ही होगा। आर टू एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारे पास। अब अगला क्या हो सकता है कि जी डेटाबेस को फिर डेफिनेटली आप उसको इम्प्लीमेंट करें, क्रिएट करें। आपने वो सॉफ्टवेयर अप्लाई किया, उसके अंदर फिर डेटाबेस को क्रिएट। इन मोस्ट मॉडर्न रिलेशन अ न्यू डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स द क्रिएशन ऑफ स्पेशल स्टोरेज रिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स टू हाउस। अब ये डेटाबेस को क्रिएट करना, एक तो ये है कि वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, उसके अंदर फिर डेटाबेस को क्रिएट करना, जो हम ये अपने टूल में ये करेंगे भी। कंस्ट्रक्ट यूजुअली इंक्लूड द स्टोरेज ग्रुप और फाइल ग्रुप्स, टेबल स्पेसेस एंड द टेबल्स। फिर है लोड और कन्वर्ट द डाटा। डेटाबेस को जब क्रिएट कर लेते हैं, डाटा मस्ट बी लोडेड इनटू डेटाबेस टेबल, डाटा को फिर उस टेबल में लोड किया जाता है। ठीक है, टिपिकली द डाटा विल हैव टू बी माइग्रेटेड फ्रॉम द प्रायर वर्जन ऑफ द सिस्टम। ये भी हो सकता है कि आपने कोई टूल पहले इम्प्लीमेंट किया या डाटा जो है वो आप किसी और एनवायरनमेंट से उसको आप शेयर करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो ये भी हमारे पास ऐसे हो सकता है कि किसी और एनवायरनमेंट का सिस्टम का डाटा जो है आप उसको डेटाबेस में लोड करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है। टिपिकली द डाटा विल हैव टू बी माइग्रेटेड फ्रॉम द प्रायर वर्जन ऑफ द सिस्टम। ऑफन डाटा टू बी इंक्लूडेड इन द सिस्टम मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। अब क्योंकि हमारे पास जो है अब आइसोलेटेड नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है, जिस तरह हम IT की डेफिनेशन हमें पता है, डाटा मे हैव टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर रिलेशन डेटाबेस। किसी और रिलेशन डेटाबेस से डाटा जो उसमें मौजूद है तो वो आप अपने सिस्टम में लाना चाह रहे हैं। नॉन रिलेशन डेटाबेस है, डिफरेंट और फ्लैट फाइल सिस्टम्स हैं, और मैनुअल पेपर और पेंसिल सिस्टम जो है कि अपने पेपर फाइल्स के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, डाटा उसके अंदर मौजूद है, वो आपने अपने DBMS में अप्लाई करना है। तो फिर डाटा को हम जो पेपर फाइल्स में है उसको हम लोड या कन्वर्ट ही तो कर रहे हैं अपने सिस्टम में। डाटा तो ये तो नहीं ना कि सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट किया, डाटा आप दोबारा इनपुट करेंगे, डाटा तो सिस्टम के अंदर पेपर फाइल्स में मौजूद है, तो उसको हमने अपने सिस्टम जो है DBMS के अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हमने डाटा दोबारा इनपुट तो करेंगे, वो मैनुअल फाइल से डाटा देखकर अपने सिस्टम के अंदर उसको स्टोर कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कोई कंप्यूटराइज सिस्टम है, किसी भी तरह का सिस्टम है, तो उसका डाटा वो भी हम जो है वो इंपोर्ट लोड कन्वर्ट कर लेंगे अपने DBMS में। ये था हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 3 का। ये चैप्टर 3 हमारा, इसके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे कुछ MCQs इसके देखते हैं। अब 1-2 लेक्चर में इसके MCQs होंगे, तो अब ये चैप्टर 3 जो है टॉपिक वाइज जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके MCQs देखते हैं। MCQs भी स्टूडेंट आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये जो क्राइसिस है, और दूसरा अगर आप एंटी टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे पास ये अब ऐसे एनवायरनमेंट्स अब आगे आते जाएंगे, मज़ीद इंक्रीज़ होते जाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। आप एंटी टेस्ट के अंदर भी ऐसे ही है, और जब आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते हैं तो उधर भी हमारे पास MCQs होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपने लिखने होते हैं। एक पेज का भी हो सकता है कि क्वेश्चन हो और आपको आंसर लिखना हो, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं ये कंप्यूटर पे परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। टाइमर होता है तो उसके अकॉर्डिंगली पेपर चलता रहता है, तो उसमें अगर वो एक स्टूडेंट बैठा है, साथ कोई और स्टूडेंट दूसरी चेयर पे बैठा हुआ है, तो उसकी जो मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर वो आपकी
सेम ही मेजर का स्टूडेंट है, फेलो है, तो उसके और आपके क्वेश्चन एंटायरली डिफरेंट ही हैं। तो उसमें डेफिनेटली वो उसको मॉनिटर तो कर रहे होते हैं, कैमराज वगैरह भी लगे होते हैं अच्छे एनवायरनमेंट्स के अंदर, लेकिन उसमें ये है कि आपके क्वेश्चन उसके क्वेश्चन हैं ही डिफरेंट। और वो दूसरा ये कि टाइमर भी है, और वो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जो है जिसका लिखते रहते हैं इधर उधर मार की, वो तो अगर आप इधर से लिख भी देंगे तो मार्क्स तो खैर किसी भी क्लास में नहीं मिलते, लेकिन मतलब क्वेश्चन जो हैं ऐसे चेंज होते हैं। और स्टाइल जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव जो है उसमें कोई सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कोई एवरेज के होते हैं, और कोई कंसेप्चुअल होते हैं जिसके लिए स्टूडेंट के पास उस टॉपिक का कंसेप्ट होता है, तो फिर ही वो एमसीक्यू जो है शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है। तो इसलिए जो है इस इंटर में भी आप लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पे तवज्जो करते हैं, लेकिन उतनी ही तवज्जो एमसीक्यूज़ पे भी किया करें, उसके कंसेप्ट पे कि जी एमसीक्यू में क्या पूछा जा रहा है, टॉपिक क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होता है तो फिर ही आप एमसीक्यू अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको ये कहा हुआ है कि बेटर तो ये होता है कि नॉलेज कि आपने क्वेश्चन ही रीड किया, क्वेश्चन रीड करने के साथ ही आपको उसका आंसर का पता चल गया, आपने ऑप्शन रीड की भी नहीं है लेकिन फिर भी आपको उसका आंसर का पता चल गया, ये तो सबसे बेटर है। ये वो जो कंसेप्ट है उसकी आपको कंप्लीट जो है वो नॉलेज आपके पास मौजूद है। बाकी जो है कि हमने क्वेश्चन रीड किया, रीड करने के बाद जो एमसीक्यूज़ के साथ फ़ौरन माइंड में आ गया, उसके बाद ही है कि क्वेश्चन हमें रीड किया और हमें पता नहीं चल रहा, तो फिर मैक्सिमम क्रिटिकल आपको मैंने बताया है कि आप ऑप्शंस को क्रॉस आउट करना शुरू कर देते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, तो आप अगर आप ये देखते हैं कि ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है, आप इसे समझते हैं कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो उसको क्रॉस आउट कर दें। तो आप बाकी कितनी आप जिस पे आपने गौर करना, 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन तो कम तो हो गई ना। उसके बाद आप देखें कि कोई और ऑप्शन अगर आपके माइंड में आती है कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती, उसको भी क्रॉस। अब बाकी अब आपने सोचना है तो 4 पे नहीं सोचना, वो जो रिमेनिंग 2 बच गई हैं उस पर सोचना है। तो इस तरीके से अगर मैं क्रिटिकल है कि जो हमें कुछ ज़ाहिर है, अब ये भी उस टाइम हो सकता है जब हमें कुछ आइडिया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी यही है कि अगर आइडिया नहीं भी है तो आप कम अज़ कम ये तो करें ना कि जो क्रिटिकल हैं, जो पॉसिबल ही नहीं है, उसको क्रॉस आउट करें, ताकि जो गौर करना है तो आपकी चॉइसेस तो कम हो जाए ना। इस तरीके से इसको अटैम्प्ट करना होता है। और एमसीक्यूज़ पे खास वजह करें एंटी टेस्ट के अंदर भी, और कई दफ़ा कहते हैं कि अगर सिस्टम चेंज हो गया एमसीक्यू स्टाइल पे जाता है, नहीं तो एंटी टेस्ट के अंदर अगर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो इसलिए इस पर एमसीक्यूज़ पे भी उतनी ही तवज्जो किया करें, इसको इग्नोर ना कर दिया करें कि जी हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, टेक्स्ट बुक कर लिए, नोट्स कर लिए तो एमसीक्यू अटैम्प्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिक्वायर्ड डेटाबेस। अब ये डेटाबेस की जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है इसको क्या कहा जाता है? अब डेफिनेटली अब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इस एमसीक्यू में क्या है कि डेटाबेस के अंदर प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं किसको हैं। अब अगर हमें ये क्लियर है तो फिर अब आंसर अभी हम इसका क्वेश्चंस का रीड करके मे भी नहीं निकाल सकते कि अब ये फॉलोइंग हम देखेंगे तो फिर बताएंगे ना कि डेटाबेस की जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है इसको क्या कहा जाता है, तो वो हम ऑप्शन देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर टॉपिक क्लियर है तो जल्दी प्रोजेक्ट प्लानिंग उसका है, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस या डाटा एनालिसिस। अब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किसे कहा जाता है, ये टॉपिक क्लियर होगा तो ये 4 ऑप्शन में से आप वैलिड आंसर निकाल चुके हैं। और ये है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है, फिजिबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी जो है ये हमारे पास प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको फिजिबिलिटी स्टडी बी कहा जाता है, बी ऑप्शन। फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द एरिया आइडेंटिफिकेशन सिलेक्शन। अब आप जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जब हमने टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, सेलेक्ट करना है, क्योंकि आगे जितनी भी जब टॉपिक जो सिलेक्शन जो है ये मेन होती है। टॉपिक जब सेलेक्ट हम कर लेते हैं तो अब आगे डिज़ाइनिंग करनी है, वर्किंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, सिस्टम को मेंटेन रखना है, वो उस टॉपिक से रिलेटेड ही होगा। इसलिए टॉपिक जो है वो आइडेंटिफाई करना, ये ही हमारे पास इनिशियल स्टेप्स शामिल हैं। इस तरीके से अगर डेटाबेस अगर आप बनाना चाह रहे हैं और अगर टॉपिक इसमें क्या है जी, कॉलेज एनवायरनमेंट। कॉलेज एनवायरनमेंट अगर हमने टॉपिक कर लिया, इसका मतलब है अब डिज़ाइनिंग एंड पे जितनी भी वर्किंग करनी है वो भी इस कॉलेज एनवायरनमेंट में जो भी वर्किंग होती है उसी की वर्किंग को अंडरस्टैंड करके जनरल मैनुअल उसको हम डिज़ाइनिंग जो है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे और इसी टॉपिक के अकॉर्डिंगली फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे।
अब फॉलोइंग जो कौन सा, ये हमारे पास चॉइस है जिसमें हम जिस चॉइस के अकॉर्डिंगली हम एरिया टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी, इनिशियल स्टडी, फिजिबिलिटी एनालिसिस और इनिशियल एग्जामिनेशन। तो ये ए ऑप्शन फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर फिजिबल ही यही है कि टॉपिक इसके अंदर भी आइडेंटिफाई किया जाता है और आगे ये मुमकिन भी है कि नहीं, तो इसकी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, इन फॉलोइंग फेज प्रॉपर मार्केट एनालिसिस इज ऑल्सो वर्कड आउट। हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जब हम कर रहे होते हैं उसके अंदर टॉपिक आइडेंटिफाई के साथ साथ हम देखते हैं कि उस टॉपिक से कंसर्न मार्केट में कहीं वर्किंग मौजूद है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो है, सेटअप जो है उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली उसने वर्किंग की हुई है। तो अब उसने अगर वर्किंग की हुई है उसको इम्प्लीमेंट, और हमें कोई नॉलेज जो है अगर कोई मार्केट के हवाले से मार्केट को स्टडी करके हमें नॉलेज मिल रहा है तो वो भी हम गेट कर लें, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो भी उससे रिलेटेड ही है, वैसा ही है, मिलता जुलता ही है। तो इसलिए अब कौन सा फेज़ है, इन फॉलोइंग फेज प्रॉपर मार्केट एनालिसिस इज ऑल्सो वर्कड आउट। इनिशियल एनालिसिस, इनिशियल एग्जामिनेशन, फिजिबिलिटी एनालिसिस और फिजिबिलिटी स्टडी कहाँ पर इसको किया जाता है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ही, इस टॉपिक के अंदर, स्टेप के अंदर ही जो है, फेज़ के अंदर ही हम प्रॉपर मार्केट एनालिसिस जो है उसको वर्कआउट करते हैं, फाउंड आउट करते हैं, ताकि मार्केट से अपने टॉपिक से रिलेटेड जितना नॉलेज हो सके वो नॉलेज हम गेट करें और उसी नॉलेज को फिर अपने सिस्टम का इम्प्लीमेंट करें। सिस्टम जो है, कोई भी सिस्टम अगर टॉपिक सेम है तो 100% सिस्टम जो है वो सिमिलर नहीं होता। फंक्शनैलिटीज़ कुछ मेन जो है वो सेम हो सकती हैं, लेकिन ये तो नहीं हो सके एक सिस्टम जो है वो एग्जैक्टली वैसा ही, तो एग्जैक्टली वैसा ही है तो उसको डिफरेंट सिस्टम क्यों कहा जा रहा है, सिस्टम तो वो सेम ही हुआ ना, तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो होता है। तो यहाँ पर जो है ये हमने इनिशियल अभी बस ये 2-3 MCQs ही हैं किए हैं, लेकिन बाकी आगे लेक्चर्स के अंदर फिर इसके MCQs जो हैं चैप्टर नंबर 3 के हम कवर करेंगे। जब MCQs पे भी ख़ास तवज्जो करें। अल्लाह ताला हमें हमेशा अपनी पनाह में रखे और शैतान और नफ्स के शर से हमें बचाए। अल्लाह ताला हमेशा हम पे अपना अमान में अपनी रखे, हम पे अपना करम रखें। अस्सलाम वालेकुम।